हेलो एवरीबॉडी। जैसा कि लास्ट वीडियो में हम लोग बात कर रहे थे, हम लोग बात कर रहे हैं चैप्टर नंबर 9 फाइनेंशियल मैनेजमेंट के बारे में। अभी तक अपन ने इस चैप्टर में डिस्कस कर चुके हैं प्रीवियस वीडियोस में क्या क्या चीज़ें। तो अभी तक अपन बात कर चुके हैं फिक्स कैपिटल के बारे में, ठीक है। फिक्स कैपिटल क्या होती है और वो कौन से फैक्टर्स होते हैं जो उसको अफेक्ट करते हैं। सेम एज अपन डिस्कस कर चुके हैं कि भैया वर्किंग कैपिटल क्या होती है और वो कौन से फैक्टर्स होते हैं जो उसको अफेक्ट करते हैं, ठीक है। नेक्स्ट और क्रूशियल टॉपिक इस चैप्टर का जो है बेटा वो है फाइनेंशियल डिसीजंस। फाइनेंशियल डिसीजंस याद है क्या सबको बेटा? फाइनेंशियल डिसीजन कितनी तरह के होते हैं बेटा फाइनेंशियल डिसीजंस? तो फाइनेंशियल डिसीजंस आर ऑफ 3 टाइप। कौन कौन से होते हैं? तो अभी तक अपन डिस्कस कर चुके हैं कि भैया 3 तरह के डिसीजन जो होते हैं। एक होता है हमारे लिए फाइनेंसिंग डिसीजन, एक होता है हमारे लिए इन्वेस्टमेंट डिसीजन और थर्ड जो होता है बेटा वो होता है डिविडेंड डिसीजन। डिविडेंड का मतलब याद है सबको एवरीबॉडी? व्हाट इज़ डिविडेंड? पार्ट ऑफ प्रॉफिट गिवन टू शेयर होल्डर। शेयर होल्डर को जो प्रॉफिट का हिस्सा दिया जाता है वो क्या कहलाता है? डिविडेंड। फैक्टर्स अफेक्टिंग डिविडेंड डिसीजन क्या होते हैं? 10 फैक्टर्स अपन ने डिस्कस किए थे। अर्निंग वाला, स्टेबिलिटी ऑफ अर्निंग, ग्रोथ प्रोस्पेक्ट एंड ऑल दैट। इन टूडेज वी विल डिस्कस अबाउट इन्वेस्टमेंट एंड फाइनेंसिंग डिसीजन। सबसे पहले अपन बात करते हैं बेटा इन्वेस्टमेंट डिसीजन की। व्हाट इज़ इन्वेस्टमेंट डिसीजन इज़? क्या होता है इन्वेस्टमेंट डिसीजन? तो सिंपली स्पीकिंग इन्वेस्टमेंट डिसीजन का मतलब होता है कि भैया बिजनेस के पास जो रिसोर्सेज हैं, रिसोर्सेज आर ऑलवेज स्केर्स बिकॉज दे हैव द वी कैन से दैट ऑल्टरनेटिव यूजेस। रिसोर्सेज जो हैं वो हमेशा स्केयर होते हैं। उसका कारण एक सीधा सा ये है कि रिसोर्सेज जितने भी हैं उनके ऑल्टरनेटिव्स जो हैं हमारे पास इन्वेस्टमेंट अवेलेबल है। अब इन्वेस्टमेंट जो है वो आप लोग 2 तरह का करते हैं बेटा। एक इन्वेस्टमेंट किया जाता है शॉर्ट टर्म के लिए और एक इन्वेस्टमेंट होता है लॉन्ग टर्म के लिए। आपको सबको पता है। कैसे पता है? तो अपन ने डिस्कस किया था 2 तरह की कैपिटल होती है, वर्किंग कैपिटल और फिक्स कैपिटल। तो इन्वेस्टमेंट डिसीजन भी 2 तरह का होता है बेटा हमारे लिए। कौन कौन सा होता है इन्वेस्टमेंट डिसीजन में? तो एक तो हमारे लिए होता है शॉर्ट टर्म के लिए जिसको अपन कहते हैं बेटा वर्किंग कैपिटल मैनेजमेंट। किसके अंदर आता है ये टॉपिक? वर्किंग कैपिटल मैनेजमेंट का। और लॉन्ग टर्म डिसीजन जो है उसको कहा जाता है कैपिटल बजटिंग डिसीजन। क्या कहा जाता है बेटा? कैपिटल बजटिंग डिसीजन। वापस समझना, इन्वेस्टमेंट डिसीजन का मतलब क्या है? तो इन्वेस्टमेंट डिसीजन सिंपली मीन्स व्हाट कि भैया जो फर्म के रिसोर्सेज हैं उन रिसोर्सेज को आप किस जगह पे इन्वेस्ट करोगे वो आपके लिए रिलेटेड है किससे? इन्वेस्टमेंट डिसीजन से। इन्वेस्टमेंट डिसीजन कैन बी फॉर द लॉन्ग टर्म और शॉर्ट टर्म। इन्वेस्टमेंट डिसीजन दोनों तरह के लिए हो सकता है, लॉन्ग टर्म के लिए भी हो सकता है और शॉर्ट टर्म के लिए भी। और लॉन्ग टर्म वाला जो डिसीजन है वो हमारे लिए क्या कहलाता है बेटा? कैपिटल बजटिंग डिसीजन, ठीक है। और यहाँ पे 1 नंबर में क्वेश्चन आता है बेटा कि कैपिटल बजटिंग डिसीजन जो है वो हमारे लिए ज़्यादा क्रूशल है। क्यों? क्योंकि इट अफेक्ट द किसको अफेक्ट करेगा बेटा? साइज ऑफ एसेट्स, जो बिजनेस की एसेट्स है उसकी साइज को, प्रॉफिटेबिलिटी, बिजनेस की क्या बेटा? प्रॉफिटेबिलिटी एंड कॉम्पिटिटिवनेस। और साथ में किसको बेटा? कॉम्पिटिटिवनेस। इन तीनों फैक्टर्स को अफेक्ट करने वाला डिसीजन जो है वो कौन सा है बेटा? कैपिटल बजटिंग। कैपिटल बजटिंग डिसीजन का मतलब इन्वेस्टमेंट मेड फॉर द लॉन्ग टर्म। लंबे समय के लिए जो आपने इन्वेस्टमेंट किया है वो क्या कहलाएगा बेटा? वर्किंग कैपिटल। और शॉर्ट टर्म के लिए जो कर रहे हो वो क्या कहला रहा है हमारे लिए? लॉन्ग टर्म वाला कैपिटल बजटिंग हो गया, शॉर्ट टर्म वाला वर्किंग कैपिटल मैनेजमेंट, जो कि किससे रिलेटेड है बेटा? कि भैया आपको कितना पैसा कैश इन हैंड रखना है, रिसीवेबल्स रखना है वगैरह। और दिस डिसीजन वर्किंग कैपिटल डिसीजन अफेक्ट द लिक्विडिटी एंड प्रॉफिटेबिलिटी ऑफ बिजनेस। ये 1 मार्क में क्वेश्चन आ सकता है। कैपिटल बजटिंग डिसीजन अफेक्ट द साइज ऑफ एसेट्स, प्रॉफिटेबिलिटी एंड कॉम्पिटिटिवनेस ऑफ द बिजनेस, वेयर एज शॉर्ट टर्म वर्किंग कैपिटल मैनेजमेंट डिसीजन अफेक्ट द लिक्विडिटी एंड प्रॉफिटेबिलिटी ऑफ द बिजनेस। किसको अफेक्ट कर रहा है बेटा? ये लिक्विडिटी और प्रॉफिटेबिलिटी को। वापस समझना, यहां तक का हम लोग बात कर रहे हैं किसके बारे में? इन्वेस्टमेंट डिसीजन। इन्वेस्टमेंट डिसीजन का मतलब कि जो आपके पास रिसोर्सेज हैं यानी पैसा है, उस पैसे को आप कहाँ पे इन्वेस्ट करोगे। इन्वेस्टमेंट 2 टाइम के लिए हो सकता है, शॉर्ट टर्म के लिए भी हो सकता है और लॉन्ग टर्म के लिए भी हो सकता है, ठीक है।
शॉर्ट टर्म के लिए जो कहलाता है वो कहलाएगा वर्किंग कैपिटल मैनेजमेंट, जो अफेक्ट करेगा किसको, प्रॉफिटेबिलिटी और लिक्विडिटी को। जबकि जो लॉन्ग टर्म के लिए है वो कहलाएगा कैपिटल बजटिंग डिसीजन, जो अफेक्ट करेगा साइज ऑफ द एसेट्स, प्रॉफिटेबिलिटी, ठीक है, और साथ में किसको अफेक्ट करेगा, कॉम्पिटिटिवनेस, ठीक है। अब यहां अपन बात करेंगे बेटा फैक्टर्स अफेक्टिंग कैपिटल बजटिंग डिसीजन। वो कौन से फैक्टर्स हैं जो कि कैपिटल बजटिंग डिसीजन को अफेक्ट करेंगे। इसमें पहला फैक्टर आता है बेटा कैश फ्लो पोजीशन। कैश फ्लो पोजीशन अकाउंट्स में पूरा एक टॉपिक आता है CFS, ठीक है। अब यहां पे समझना कैश फ्लो पोजीशन, सबसे पहले समझो व्हाट इज द मीनिंग ऑफ कैश फ्लो। जो भी प्रोजेक्ट है आप जिसमें भी इन्वेस्ट कर रहे हो, उस इन्वेस्टमेंट के बदले में आपको क्या मिलेगा, रिटर्न मिलेगा, क्योंकि आप इन्वेस्टमेंट क्यों कर रहे हो, रिटर्न के लिए। तो कैश फ्लो का मतलब क्या है, तो इसके लिए अपन सीधा सा बात करेंगे सीरीज ऑफ कैश पेमेंट या कैश रिसिप्ट एंड पेमेंट ड्यूरिंग द लाइफ टाइम ऑफ प्रोजेक्ट और इन्वेस्टमेंट। आपने जिस भी प्रोजेक्ट को सेलेक्ट किया है, आपने जिस भी जगह इन्वेस्टमेंट किया है, उस प्रोजेक्ट से आपको कितना पैसा मिलने वाला है। आपने मान लो ए एसेट्स में इन्वेस्ट किया, 100 रुपये इन्वेस्ट किया, ठीक है, 100 रुपये आपने इन्वेस्ट कर दी है। अब उससे आपको कहा गया कि आपको 10 रुपये 10 साल तक मिलेंगे, ठीक है, यानी उसमें कितने मिलने हैं, 100 रुपये। फिर मैं कहता हूँ उस पर आपको 5 रुपये मेंटेनेंस के भी खर्च करने पड़ेंगे हर 2 साल बाद, यानी 5 साल में आपको 25 रुपये क्या ये भी करना पड़ेगा, यानी नेट आपका कैश फ्लो कितना हुआ, 75। तो यहाँ पे अपन क्या बात कर रहे हैं, तो पहला टॉपिक जो कैपिटल बजटिंग डिसीजन को अफेक्ट कर रहा है वो क्या हो गया बेटा, कैश फ्लो पोजीशन। कैश फ्लो का मतलब सीरीज ऑफ कैश पेमेंट एंड रिसिप्ट ड्यूरिंग द लाइफ टाइम ऑफ ए प्रोजेक्ट, कि जो भी प्रोजेक्ट या इन्वेस्टमेंट के लिए आपने सेलेक्ट किया है उसमें आपने कितना पैसा लगाया और उससे आपको कितना रिटर्न मिल रहा है, आप वो देखेंगे, तो वो क्या कहलाएगा, कैश फ्लो। और ऐसे प्रोजेक्ट को सेलेक्ट किया जाएगा जिसमें कैश फ्लो हाई हो, जिसमें कैश फ्लो ज़्यादा होगा उसी को बट ऑब्वियसली अपन सेलेक्ट करेंगे। दूसरा टॉपिक हमारे लिए जो आता है कैश फ्लो के बाद, वो आता है बेटा रेट ऑफ रिटर्न। Rate of return. Now how the rate of return is calculated? Expected amount of earning divided by amount of investment. ठीक है, यानी क्या कहना चाह रहे हैं अपन कि रेट ऑफ रिटर्न का मतलब कि मैंने किसी भी प्रोजेक्ट में इन्वेस्ट किया, उससे मुझे कितना रिटर्न मिलेगा। मैं कहता हूं मुझे 10 रुपये मिल रहे हैं 100 रुपये इन्वेस्ट करके, यानी मेरा रेट ऑफ रिटर्न कितना परसेंट है, 10%। रेट ऑफ रिटर्न कैसे कैलकुलेट होगा बेटा, एक्सपेक्टेड अमाउंट ऑफ अर्निंग अपॉन अमाउंट ऑफ इन्वेस्टमेंट। मुझे कितना पैसा मिलेगा, कितना पैसा लगाकर, वो जब कंपेयर किया जा रहा है तो वो मेरे लिए क्या है, रेट ऑफ रिटर्न। हाउ द रेट ऑफ रिटर्न इज कैलकुलेटेड, एक्सपेक्टेड अमाउंट ऑफ अर्निंग डिवाइडेड बाय क्या, अमाउंट ऑफ इन्वेस्टमेंट। और बट ऑब्वियस है हम ऐसे प्रोजेक्ट को सेलेक्ट करेंगे जिसमें मेरा ROR रेट ऑफ रिटर्न क्या होगा, हाई होगा। समझ में आ रहा है क्या बेटा, रेट ऑफ रिटर्न मतलब कितना पैसा मिला, कितना पैसा लगाकर। तीसरा आता है बेटा इन्वेस्टमेंट क्राइटेरिया। इन्वेस्टमेंट क्राइटेरिया, there are other factors also that affect your decision. There are other factors also that affect your decision. यहां पे 4 फैक्टर आएंगे बेटा, अमाउंट ऑफ इन्वेस्टमेंट, रेट ऑफ इंटरेस्ट, बाकी 2 सेम वापस, कैश फ्लो, एंड 4th वन इज रेट ऑफ रिटर्न। नाउ अंडरस्टैंड दिस वन। इन्वेस्टमेंट क्राइटेरिया,
what the investment criteria means कि there are certain other factors also that affect your decision, or rather we can say कि that must be care या that must be taken care of, जिसका आपको ध्यान रखना पड़ेगा जब भी आप ये डिसाइड कर रहे हो कि आपको उसमें इन्वेस्ट करना है या नहीं करना है। समझ में आ रहा है क्या बेटा? अब वो क्या चीज़ें हैं बेटा, क्या चीज़ें हैं जो अफेक्ट करेगी इसको? ये चार। पहला अमाउंट ऑफ इन्वेस्टमेंट, ए बी दो इन्वेस्टमेंट है, इसमें 100 रुपये करने हैं, बी में मुझे 150 रुपये करने हैं, और मेरे पास कुल ही कितने हैं 120 रुपये हैं। तो क्या मैं ए या बी किसको सेलेक्ट करूंगा? बट ऑब्वियस है ए को, बी को नहीं कर सकता। कारण क्योंकि बी के लिए जो मुझे जितना पैसा इन्वेस्ट करना है उतना मेरे पास अवेलेबल नहीं है। तो यहाँ पे आ गया हमारे लिए अमाउंट ऑफ इन्वेस्टमेंट कि भैया मेरे पास पैसा उतना है या नहीं है जितना मुझे रिक्वायर्ड है, किसके लिए? इन्वेस्टमेंट के लिए। वो पार्ट हो गया हमारे लिए किसका? अमाउंट ऑफ इन्वेस्टमेंट का। नेक्स्ट कम्स रेट ऑफ इंटरेस्ट। रेट ऑफ इंटरेस्ट मतलब मुझे जिस रेट पे बैंक से पैसा मिल रहा है या मार्केट में जो इंटरेस्ट रेट है। मान लो बैंक ने मुझे 10% पे उधार दिया पैसा, कितने पे दिया? 10% पे, और मैं यहाँ प्रोजेक्ट में कमाई कितना रहा था? 10%। या मान लो मैं कहता हूँ कि मेरा अर्निंग जो है वो है 8%, तो क्या मैं बैंक से लोन लूँगा? लोन लिया तो क्या मैं इस प्रोजेक्ट को सेलेक्ट करूँगा? नहीं करूँगा। बट ऑब्वियस है रेट ऑफ इंटरेस्ट का मतलब कि मुझे ब्याज कितना देना है, और मेरी क्या देखूँ मैं कि मेरा रेट ऑफ रिटर्न कितना है, क्योंकि रेट ऑफ रिटर्न मस्ट ऑलवेज बी हायर देन रेट ऑफ इंटरेस्ट। जो आपका रेट ऑफ रिटर्न है वो हमेशा ज़्यादा होना चाहिए, किसके मुकाबले बेटा? इंटरेस्ट रेट के मुकाबले। और तीसरा आ गया कैश फ्लो पोजीशन, चौथा आ गया रेट ऑफ रिटर्न। यहाँ पे भी 1 मार्क का क्वेश्चन बनता है बेटा, 1 मार्क का क्वेश्चन। व्हाट इज दैट? देयर आर डिफरेंट टेक्निक, देयर आर डिफरेंट टेक्निक्स। किस चीज़ की बेटा? देयर आर डिफरेंट टेक्निक्स ऑफ इवेल्युएटिंग इन्वेस्टमेंट प्रपोजल। किसको? कि जो इन्वेस्टमेंट है, प्रपोजल है, उस प्रपोजल को इवेल्युएट करने के लिए डिफरेंट टेक्निक्स है, जिनको कहा जाएगा कैपिटल बजटिंग टेक्निक्स। क्या कहा जाएगा? कैपिटल बजटिंग टेक्निक्स। वापस समझना क्या कह रहे हैं अपन। देयर आर वेरियस टेक्निक्स टू इवेल्युएट इन्वेस्टमेंट प्रपोजल्स, और उसको क्या कहेंगे अपन? कैपिटल बजटिंग टेक्निक्स। वापस समझना, वी आर डिस्कसिंग अबाउट फर्स्ट जो टॉपिक अपन डिस्कस कर रहे हैं वो अपन बात कर रहे हैं इन्वेस्टमेंट डिसीजन। इन्वेस्टमेंट डिसीजन का मतलब कि आपको पैसा जो इन्वेस्ट करना है वो कहाँ करना है। इन्वेस्टमेंट 2 तरह का हो सकता है, शॉर्ट टर्म के लिए भी, लॉन्ग टर्म के लिए। शॉर्ट टर्म वाला क्या कहला रहा है बेटा? वर्किंग कैपिटल मैनेजमेंट, जो अफेक्ट कर रहा है किसको? प्रॉफिटेबिलिटी और लिक्विडिटी को। लॉन्ग टर्म वाला क्या कहलाएगा? कैपिटल बस्टिंग डिसीजन, जो किसको अफेक्ट कर रहा है? साइज ऑफ एसेट्स, प्रॉफिटेबिलिटी एंड कॉम्पिटिटिवनेस। उसके बाद आपको ध्यान रखना है फैक्टर्स अफेक्टिंग कैपिटल बस्टिंग डिसीजन। तो व्हाट आर द फैक्टर्स दैट अफेक्ट कैपिटल बस्टिंग डिसीजन? फर्स्ट इज कैश फ्लो पोजीशन, दूसरा रेट ऑफ रिटर्न, तीसरा इन्वेस्टमेंट क्राइटेरिया। ठीक है, कैश फ्लो पोजीशन में क्या ध्यान रखोगे बेटा? कैश फ्लो का मतलब क्या है? सीरीज ऑफ कैश पेमेंट और रिसिप्ट ड्यूरिंग द लाइफ टाइम ऑफ ए प्रोजेक्ट। ठीक है, रेट ऑफ रिटर्न कैसे निकलता है? एक्सपेक्टेड अमाउंट ऑफ अर्निंग डिवाइडेड बाय अमाउंट ऑफ इन्वेस्टमेंट। तीसरा इन्वेस्टमेंट क्राइटेरिया, 4 चीजें, अमाउंट ऑफ इन्वेस्टमेंट, रेट ऑफ इंटरेस्ट, और रेट ऑफ इंटरेस्ट हमेशा क्या होनी चाहिए? कम, किसके मुकाबले? ROR के मुकाबले। कैश फ्लो, और फिर हमारे लिए वापस ROR। ठीक है बेटा, तो अभी तक अपन 2 डिसीजंस के बारे में बात कर चुके हैं। डिविडेंड डिसीजन हो गया, ठीक है, इसके साथ अपन ने इन्वेस्टमेंट डिसीजन बात कर लिया। अब अपन बात करते हैं फाइनेंसिंग डिसीजन की। क्या था? मैंने आपको पहले बताया था बेटा 3 तरह के डिसीजन, पैसा कितना चाहिएगा, कहाँ से आएगा, और जो प्रॉफिट होगा उसका क्या करेंगे। तो अभी तक अपन बात कर चुके हैं डिविडेंड डिसीजन में कि जो पैसा कमाएंगे उस पैसे को क्या करना है, कैसे बांटना है। दूसरा हो गया हमारे लिए इन्वेस्टमेंट डिसीजन कि आपको जो इन्वेस्टमेंट करना है वो कहाँ करना है, कौन सी एसेट्स में आपको इन्वेस्टमेंट करना है। और तीसरा जो आपके लिए डिसीजन है बेटा वो आपके लिए कौन सा हो गया बेटा? अब यहाँ पे फाइनेंसिंग डिसीजन। व्हाट इज फाइनेंसिंग डिसीजन बेटा? समझना है इसको, क्या मतलब है फाइनेंसिंग डिसीजन का। तो फाइनेंसिंग डिसीजन सिंपली मीन्स
कि डिसाइडिंग द सोर्सेस फ्रॉम वेयर द फंड्स विल बी जनरेटेड. देर आर डिफरेंट सोर्सेज. डिफरेंट सोर्सेज क्या, 11th में पढ़ा आपने सोर्सेज ऑफ फाइनेंस में. देर आर डिफरेंट सोर्सेज. इक्विटी शेयर भी है, प्रेफरेंस शेयर्स भी है, डिबेंचर्स भी है, लीज फाइनेंसिंग भी है, बहुत सारे फैक्टर्स हैं. तो यहाँ पे फाइनेंसिंग डिसीजन का मतलब ही ये है कि ये डिसाइड करना कि जो आपको पैसा चाहिए उस पैसे को आप कौन से सोर्स से रेज करोगे. और फाइनेंसिंग डिसीजन का मतलब यह है कि आप मिनिमम कॉस्ट में कैसे फंड रेज करोगे ताकि आपका जो रिटर्न है वो ज़्यादा से ज़्यादा हो सके. तो फाइनेंसिंग डिसीजन कब ऑप्टिमम है, तो अपन कह सकते हैं कि जब कॉस्ट ऑफ द फंड जनरेटेड क्या हो, मिनिमम, और रेट जो है आपका किसका, कमाई का, वो ज़्यादा हो, तो वो आपके लिए किसका पार्ट हो गया, ऑप्टिमम फाइनेंसिंग डिसीजन. तो फाइनेंसिंग डिसीजन का मतलब क्या है, डिसाइडिंग द सोर्सेज फ्रॉम वेयर द फंड विल बी जनरेटेड. ठीक है, डिसाइडिंग द सोर्सेज फ्रॉम वेयर द फंड विल बी जनरेटेड. अगेन वही टॉपिक है, व्हाट आर द फैक्टर्स दैट अफेक्ट. तो पहला फैक्टर जो अफेक्ट कर रहा है वो क्या है बेटा हमारे लिए, कॉस्ट. क्या है बेटा, अ डिफरेंट सोर्सेज हैव डिफरेंट कॉस्ट. डिफरेंट सोर्सेज डिफरेंट कॉस्ट. हर सोर्स की अपनी एक कॉस्ट होती है. चाहे हम लोग इक्विटी की बात करें, चाहे बैंक लोन की बात करें. लोन आपने बैंक से लिया तो उस पर आपको इंटरेस्ट देना पड़ेगा, इक्विटी वालों को आपको डिविडेंड देना पड़ेगा. तो हर सोर्स की अपनी एक कॉस्ट होती है और आप वो सोर्स सेलेक्ट करेंगे जो कि क्या होगा, चीपेस्ट होगा, जिसकी कॉस्ट आपके लिए सबसे कम होगी. ठीक है. दूसरा आता है आपके लिए बेटा रिस्क. हर फैक्टर की अपनी एक रिस्क होती है. इक्विटी की क्या रिस्क होती है, डाइल्यूशन ऑफ मैनेजमेंट. ठीक है. तो जब भी आप कोई भी सोर्स डिसाइड कर रहे हो तो आपको ये देखना होगा कि उससे एसोसिएटेड रिस्क कौन सी है, उससे जुड़ी हुई रिस्क कौन सी है, उस फैक्टर को भी आपको ध्यान रखना पड़ेगा. थर्ड फैक्टर आता है आपके लिए बेटा फ्लोटेशन कॉस्ट. व्हाट इज फ्लोटेशन कॉस्ट, कॉस्ट ऑफ रेजिंग द फंड्स. फ्लोटेशन कॉस्ट क्या है बेटा, कॉस्ट ऑफ रेजिंग द फंड्स. कॉस्ट ऑफ रेजिंग द फंड्स मतलब मैं बैंक से लोन लेने गया, उन्होंने मुझसे फाइल चार्ज के नाम पे 5,000 रुपये पहले ही खर्च करा लिए. ठीक है, तो ये मेरे लिए कौन सी कॉस्ट है बेटा, फ्लोटेशन कॉस्ट. फ्लोटेशन कॉस्ट का मतलब क्या है बेटा, कॉस्ट ऑफ रेजिंग द फंड. फंड को रेज करने के लिए, फंड को फाइट करने के लिए, जो मेरे को जनरेट करना है उसके लिए कितना खर्चा करना पड़ा, वो मेरे लिए क्या कहलाएगा बेटा, फ्लोटेशन कॉस्ट. उसके बाद फोर्थ आता है बेटा कैश फ्लो पोजीशन. कैश फ्लो पोजीशन. अब कैश फ्लो पोजीशन मतलब क्या है बेटा यहाँ पे, कि भैया आपके पास एज ए बिजनेस कितना कैश अवेलेबल है. अगर आपके पास इनफ कैश है कि आप डेट का पेमेंट कर सकते हो, डेट के इंटरेस्ट का पेमेंट कर सकते हो, तो आप किसको सेलेक्ट करोगे, डेब्ट इंस्ट्रूमेंट को. ए फर्म हैविंग इनफ कैश विल ऑलवेज प्रेफर द डेट इंस्ट्रूमेंट, क्योंकि उनमें रिस्क कंपैरेटिवली क्या होगी, कम होगी. तो अगर कंपनी की कैश फ्लो पोजीशन स्ट्रांग है तो वो कौन से इंस्ट्रूमेंट को सेलेक्ट करेगी, डेट इंस्ट्रूमेंट को. जो डेब्ट इंस्ट्रूमेंट है वो आपके लिए. ठीक है बेटा. फिफ्थ आता है लेवल ऑफ फिक्स्ड ऑपरेटिंग कॉस्ट. लेवल ऑफ फिक्स्ड ऑपरेटिंग कॉस्ट. फिक्स्ड ऑपरेटिंग कॉस्ट मतलब आपके ऑलरेडी कितने खर्चे हैं. अगर आपके, हम लोग बात करें ऑलरेडी खर्चे मतलब रेंट वगैरह हो गया, इलेक्ट्रिसिटी बिल वगैरह हो गया, वाटर बिल वगैरह हो गया. तो अगर किसी कंपनी के फिक्स खर्चे ऑलरेडी ज़्यादा हैं तो क्या वो डेट को प्रेफर करेगी, क्या डेट को प्रेफर करने से उनकी एक और ऑब्लिगेशन जुड़ जाएगी, कौन सी, इंटरेस्ट पेमेंट की. क्योंकि डेट पे आपको इंटरेस्ट पे करना ही करना है, चाहे फर्म को प्रॉफिट हो चाहे लॉस हो. तो आपको ये देखना है कि अगर कंपनी के ऑपरेटिंग कॉस्ट ऑलरेडी ज़्यादा है तो वो अपनी फाइनेंसिंग कॉस्ट को क्या रखेंगे बेटा, कम रखेंगे.
अगर उनकी ऑपरेटिंग कॉस्ट ज़्यादा है तो वो अपनी फाइनेंसिंग कॉस्ट को क्या रखेंगे, कम रखेंगे। समझ में आ रहा है क्या बेटा? इसका मतलब कि वो डेट को कम प्रेफर करेंगे, क्योंकि डेट से उनके खर्चे और ज़्यादा बढ़ जाएंगे। समझ में आ रहा है क्या बेटा? 6th आता है बेटा कंट्रोल कंसिडरेशन। ये सबको याद है। कंट्रोल कंसिडरेशन मतलब कि भैया जो कंपनी के शेयर होल्डर हैं वो अगर अपना कंट्रोल शेयर करने के लिए तैयार है तो कंपनी प्रेफर कर सकती है किसको, इक्विटी को, और अदरवाइज उनको किसको प्रेफर करना पड़ेगा, डेट को। सीधी सी बात है, क्योंकि जितने ज़्यादा इक्विटी शेयर होल्डर होंगे बिजनेस का कंट्रोल उतने ही लोगों के हाथ में होगा। तो अगर वो लोग कंट्रोल शेयर करने के लिए तैयार हैं तो क्या कि जितना इक्विटी इशू करोगे कंट्रोल लोगों का उतना ही डाइल्यूट होगा। तो अगर वो कंट्रोल शेयर करने के लिए तैयार हैं तो आप प्रेफर करोगे किसको बेटा, इक्विटी को, अदरवाइज डेट को। और 7th फैक्टर आपको ध्यान रखना है, स्टेट ऑफ कैपिटल मार्केट। स्टेट ऑफ कैपिटल मार्केट, स्टेट ऑफ कैपिटल मार्केट मतलब कैपिटल मार्केट की क्या पोजीशन है। कैपिटल मार्केट की पोजीशन बोले तो कि कैपिटल मार्केट में कौन सा फेज चल रहा है, बुल फेज चल रहा है या बियर फेज चल रहा है। बुल मतलब तेजी का दौर, यानी कोई भी कंपनी अपने शेयर इशू करेंगे तो लोग बाग इजीली सब्सक्राइब कर लेंगे, और बियर मतलब मंदी का दौर कि कंपनी के शेयर्स को लोग बाग सब्सक्राइब नहीं करेंगे। तो अगर बुलिश फेज है तो उसमें कंपनी प्रेफर करेगी इक्विटी को, और बियरिश फेज है तो डेट को। वापस समझना, हम लोग बात कर रहे हैं फाइनेंसिंग डिसीजन की। फाइनेंसिंग डिसीजन रिलेटेड है किससे, कि फ्रॉम वेयर द रिक्वायर्ड फंड विल बी रेज्ड, कि जो फंड है वो कहाँ से रेज किया जाएगा। ठीक है, फैक्टर्स अफेक्टिंग दैट, पहला हो गया कॉस्ट, डिफरेंट सोर्सेज हैव डिफरेंट कॉस्ट, और एक अच्छा फाइनेंशियल मैनेजर वो है जो ऐसे सोर्स को सेलेक्ट करे जो चीपेस्ट हो। दूसरा हो गया आपके लिए रिस्क, हर फैक्टर के साथ अपनी एक रिस्क होती है और उसको भी आपको ध्यान रखना पड़ेगा। तीसरा हो गया फ्लोटेशन कॉस्ट, कॉस्ट ऑफ रेजिंग द फंड, हायर द फ्लोटेशन कॉस्ट लीस्ट अट्रैक्टिव द सोर्स। कैश फ्लो पोजीशन, अगर कंपनी के पास इनफ कैश है कि वो अपने डेट के प्रिंसिपल का, डेट के इंटरेस्ट का आसानी से पेमेंट कर सकती है तो वो डेट को प्रेफर करेंगे, अदरवाइज इक्विटी को। लेवल ऑफ फिक्स ऑपरेटिंग कॉस्ट, अगर ऑपरेटिंग कॉस्ट ऑलरेडी ज़्यादा है तो वो अपनी फाइनेंसिंग कॉस्ट को कम रखना चाहेंगे। इसका मतलब वो लोग किसको प्रेफर करेंगे, किसको प्रेफर करेंगे, डेट को या इक्विटी को, इक्विटी को। उसके बाद हो गया कंट्रोल, कि अगर वो अपना कंट्रोल शेयर करने के लिए तैयार है तो इक्विटी, अदरवाइज डेट। एंड नेक्स्ट वन है स्टेट ऑफ कैपिटल मार्केट। कैपिटल मार्केट में 2 फेजेस, बुलिश फेज और बेयरिश फेज। अगर बुलिश फेज है तो इक्विटी और बेयरिश है तो डेट। तो ये हमारे लिए टॉपिक हो गया बेटा कौन सा, फाइनेंसिंग डिसीजन। तो टिल नाउ वी हैव डिस्कस ऑल 3 फाइनेंशियल डिसीजन। डिविडेंड डिसीजन हो गया बेटा, फाइनेंसिंग डिसीजन हो गया, और सेम वी हैव डिस्कस अबाउट द इन्वेस्टमेंट डिसीजन. Now we will go with the financial planning.